हेलो दोस्तों, हम अपने कॉमन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स के वीडियो की पार्ट 3 में आ चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ और कॉमन एडजस्टमेंट्स जो फाइनल अकाउंट्स में होती है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स से। हमारा यहाँ मेन जो फोकस होगा वो डेप्रिसिएशन के ऊपर ही होगा। एप्रिसिएशन जनरली एसेट्स की होती नहीं है या बहुत रेयर सिचुएशंस में होती है, पर डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत ही कॉमन है। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है एसेट की जो वैल्यू होती है उसमें अगर कोई गिरावट हो जाए तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये गिरावट क्यों होती है एसेट की वैल्यू में? ये गिरावट हो सकती है ड्यू टू वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब यूज करते करते एसेट जो होता है वो पुराना होने लगता है और उसके कारण उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है या काम करते करते एसेट की एफिशिएंसी जो है वो घटती रहती है, इसलिए एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। और साथ ही साथ और भी कुछ कारणें होती हैं, वो हम डेप्रिसिएशन जब अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। बस जनरली आप इस पॉइंट के लिए इतना समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन जो होता है एसेट का वो उसकी वैल्यू में एक गिरावट होती है। तो इस एडजस्टमेंट को हमें कैसे ट्रीट करना है? आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी हुई होगी और एक परसेंटेज वो बता देते हैं और एक परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है बिल्डिंग 1,00,000 रुपए। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में दी हुई है बिल्डिंग 1,00,000 रुपए, क्योंकि बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस होगी। अब इस पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन बिल्डिंग। तो ये बात जो है वो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है कि हमें बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहली बात हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारी बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% होती है 10,000 रुपए। तो ये रही हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। अब इसका करना क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा? दो इफेक्ट्स होंगे। पहला ये कि आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट साइड में लिख दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह से आपका एक खर्चा है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। जो आप एसेट यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है वेयर एंड टियर के कारण या और भी कुछ दूसरे कारणों के कारण, वो आपकी बिजनेस की एक एक्सपेंडिचर होती है। आपकी एसेट धीरे धीरे जो है वो वेयर आउट होती रहती है उसके वर्किंग लाइफ में, और धीरे धीरे आप उसकी कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन के रूप में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट। तो इस साल हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब इस साल हम अपने एसेट की वैल्यू का जो 10% कॉस्ट है वो अपने एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाली है 10,000 रुपए की, ये डेप्रिसिएशन हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिख देंगे ₹10,000। और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में। आप जब ये बिल्डिंग प्लॉट करेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये जब अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लॉट करेंगे, वहां से आप डिप्रिसिएशन घटा के दिखाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर छोटा सा बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। ये हो गई बैलेंस शीट, ये इसकी एसेट साइड। यहाँ आपने लिख रखा था बिल्डिंग 1,00,000। अब इससे आपको डिप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी 10,000 और बिल्डिंग की जो नेट वैल्यू हो जाएगी वो 90,000 शो होगी। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 10,00,000 था, पर इस साल 10% हमने वियर एंड टियर के लिए एलोकेट कर दिया कॉस्ट, तो उसके कारण डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 लेस हो गई और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ गई 90,000। तो ये थी हमारी दो ट्रीटमेंट्स जो डेप्रिसिएशन के लिए होती है। एप्रिसिएशन के केस में जो होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है। एप्रिसिएशन के केस में जनरली एप्रिसिएशन हमारे अकाउंट्स में होता नहीं है, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। पर कभी कभी एप्रिसिएशन करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि कभी कोई लैंड वगैरह हो जिसकी वैल्यू बढ़ गई हो, तो उस लैंड को एप्रिशिएट करके दिखा देते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। तो ये जनरली ऐसी केस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर दिख भी गई
तो आपको उसको क्या करना है, उसको जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट देना है, जो डिप्रिसिएशन है उसकी जस्ट उल्टा इफेक्ट देना है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड की जगह एप्रिसिएशन को आप क्रेडिट साइड में, मैं एप्रिसिएशन के लिए एक अलग कलर यूज करता हूं ताकि आपको थोड़ी सी सुविधा हो, तो फिर मैं एप्रिसिएशन के लिए जो है येलो कलर यूज कर रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 रुपये लिखा था, अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे ये 10,000 रुपये। अगर एप्रिसिएशन का अमाउंट भी 10,000 है तो जो भी अमाउंट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि एप्रिसिएशन के अमाउंट को हम एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम बिल्डिंग या जिस भी एसेट की एप्रिसिएशन हुई है उससे जो हमने डिप्रिसिएशन घटाया था, घटाने की जगह हम यहाँ पे ऐड करेंगे एप्रिसिएशन, और एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे बैलेंस शीट में। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा कि जो हमारे सेल्स होते हैं, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स के बाद हमारे कुछ डेटर्स क्रिएट होते हैं जिनसे हमें कैश मिलने वाली होती है। तो ये डेटर्स से हमें कैश मिलने वाली होती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने पैसे हमें डेटर्स से मिलने वाले होते हैं उतने मिल ही जाए। कुछ डेटर्स जो होते हैं ना वो शैतान भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारा पैसा लेके भाग जाते हैं, हमको पैसे देते नहीं है। और आपको जब पता चलता है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन दुख करके क्या होगा, आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हो कि भैया इस डेटर ने तो मुझे पैसे नहीं दिए, ये मेरे पैसे सारे डूब गए, ये मेरे बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स का मतलब सीधा सिंपल साफ यही है कि जो सेल्स आपने क्रेडिट में की थी उसके अगेंस्ट में आपको पैसे नहीं मिले, वो हो गए आपके बैड डेट्स, यानी कि आपके डेटर्स जो है वो आपको पैसे देने से मुकर गए, या किसी कारणवश आपको उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं और आपको पता चल चुका है कि अब फ्यूचर में आपको पैसे मिलने की कोई आशा भी नहीं है। तो आप इस पूरे लॉस को अपने पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हो बैड डेट्स के रूप में। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। बैड डेट्स आपकी इनसाइड ट्रायल बैलेंस हो सकती है। तो अगर ये आपकी इनसाइड ट्रायल बैलेंस दी हुई है तो इसका मतलब कि ये ऑलरेडी डेटर्स से एडजस्ट की हुई है और खर्चे की बुकिंग हो गई है, तो आप इसे सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में? क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर नहीं कहूंगा, लॉस कहूंगा। तो बैड डेब्ट्स एक लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस और लॉसेज आती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप बैड डेट्स को लिख दीजिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपके आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी हुई है, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है सम में, तो आपको दो काम करने होंगे। पहला तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स को लिखना होगा, यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा ये बैड डेट्स। और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट में जो डेटर्स होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स की जो भी फिगर होगी आपको वहां से लेस करना पड़ेगा बैड डेट्स। यहां पर लेस करके आपको नेट फिगर जो है वो बाहर आउटर कॉलम में लिखनी पड़ेगी। मतलब दो एडजस्टमेंट होंगे अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो। पहला इफेक्ट होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इस लॉस को दिखाना है, और दूसरा इफेक्ट होगा कि आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर्स दी हुई है वैल्यू, उस डेटर्स की वैल्यू से इस बैड डेट को आपको लेस करना है, घटा के दिखाना है। लेस इसलिए करना है क्योंकि आपके डेटर्स में ये पैसे इंक्लूडेड थे और आपको लगा था कि ये पैसे आपको मिलने हैं, पर बाद में आपको पता चला कि इतने रुपए जो मेरे हैं वो अब मुझे मिलेंगे नहीं, ये बैड डेट्स हो चुके हैं। तो इन्हें डेटर्स में दिखाने का अब क्या फायदा? इसको डेटर्स से हटाओ और डेटर्स को अपनी एक्चुअल फिगर पे दिखाओ। जैसे कि बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके 100 रुपए के डेटर्स थे, टोटल 100 रुपए आपने क्रेडिट सेल्स की थी और 31 मार्च तक आपको पैसे नहीं मिले थे। तो 100 रुपए आपको मिलने थे, इसलिए आपने डेटर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं। पर आपको पता चला कि 100 में से कोई डेटर ऐसा है जिसने 5 रुपए का सामान खरीदा था जो आपको अब पैसे नहीं देगा, तो वो 5 रुपए के बैड डेट्स हो गए। तो अब क्या ये बात पता चलने के बाद भी आप डेटर्स को 100 रुपए पे दिखाना चाहोगे? अरे भैया, आपको तो पता चल चुका है कि आपको 100 रुपए अब मिलने वाले हैं नहीं। तो फिर
100 रुपए की जगह अब आपको सिर्फ 95 ही मिलेंगे, क्योंकि 5 रुपए आपके डूब चुके हैं। तो डेटर्स को 100 रुपए में बैलेंस शीट में दिखाने का क्या फायदा? इसे सीधे सीधे 95 पे दिखाओ ना, 100 से 105 माइनस करो और बैलेंस शीट में इसे 95 पे दिखाओ, और ये जो 5 रुपीज आपके लॉस हो गए हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ₹5 का लॉस बुक कर दो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बैड डेब्ट्स का। आशा करता हूँ ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब हमारा अगला पॉइंट है रिजर्व ऑब्लिक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिजर्व और प्रोविजन दोनों एक ही चीज है। आप रिजर्व और प्रोविजन ये दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप या तो कह सकते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों एक ही चीज है। तो ये होता क्या है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स? काफी लंबा सा नाम है, क्या होता क्या है? तो आप सभी को पता है कि अकाउंट्स में हम कंजर्वेटिज्म, ये एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करते हैं, इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। अब ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि अगर आपको कोई भी लॉस की संभावना हो तो आपको वो लॉस बुक कर लेना चाहिए, चाहे लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई लॉस हमारी हो सकती है तो उस लॉस की अकाउंटिंग एंट्री या अकाउंट्स में बुकिंग आपको ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन से लॉस की बात कर रहे हैं हम? पास्ट ट्रेंड्स से बिजनेसमैन को ये अंदाजा हो जाता है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें हमेशा 100% अमाउंट नहीं देते हैं। वो हमारा कुछ पैसा जो है वो डूब ही जाता है, हर साल डेटर्स के पीछे डूब ही जाता है। तो मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन को अपने पुराने ट्रेंड से, पिछले साल की हिस्ट्री से या पिछले कुछ कई सालों की हिस्ट्री से ऐसा एक अंदाजा हो गया है कि हर साल मेरे करीब करीब 5 से 6%, 5 to 6% ऑफ डेटर्स जो मेरे हैं वो पैसा नहीं देते हैं, मेरा पैसा लेके भाग जाते हैं, और मुझे अपने डेटर्स का सिर्फ 95 या 94% ही रियलाइज होता है। मतलब अगर मैंने 100 रुपए उधारी का बेचा है तो मुझे सिर्फ 95 रुपीज ही मिलते हैं। तो ये एक अंदाजा है जो बिजनेसमैन लगा रहा है, अभी तक पैसे डूबे नहीं है। माइंड इट, बैड डेट्स के केस में क्या था? बैड डेट्स के केस में था कि आपको पता चल चुका है कि मेरे पैसे डूब चुके हैं, वो होते हैं बैड डेट्स, जहां पर आप श्योर है कि मेरे पैसे डूब चुके हैं, अब मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। पर प्रोविजन या रिजर्व फॉर बैड डेट्स मतलब, या डाउटफुल डेट्स मतलब, प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब मुझे लगता है कि मेरे पैसे डूबेंगे, पर अभी तक पता नहीं है कि पैसे डूबे हैं कि नहीं है, पर लगता है। तो उस केस में क्या है कि जहां भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि जहां भी आपको लगता है कि कुछ लॉस होने वाली हो तो आप अकाउंट्स में उसकी एक बुकिंग कर लो। यहां पर एक चीज बतानी जरूरी है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ, नहीं बता सकते कि आपके कितने पैसे डूबेंगे। 100% एक्यूरेसी यहां पर नहीं है। तो इसीलिए रिजर्व या प्रोविजन जब भी होता है ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। एस्टिमेट मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि 5-6% पैसे हो सकता है डूब जाए। तो बहुत समय आपके फाइनल अकाउंट्स के सम में या प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करेंगे उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई होगी कि क्रिएट अ रिजर्व फॉर 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, या क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसा लिखा होता होगा। क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, या कुछ भी हो सकता है, 7%, 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस के मालिक को ऐसा अंदाजा हो रहा है कि उसके जितने भी डेटर्स हैं उसके 5% जो होंगे वो पैसे डूबने वाले हैं या डूब सकते हैं। उसे ऐसा अनुमान लग रहा है कि 5%, तो इसकी एक लॉस बुकिंग पहले से कर लो। तो ये 5% जो एक्चुअली डूबे नहीं है, ये एक एस्टिमेट लगाया है उसने। तो इसकी क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी जैसे बैड डेट्स की होती है, सेम एंट्री। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री करनी है। इसका जो भी अमाउंट आएगा 5% का, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री करनी है, और बैलेंस शीट में आपको इससे
डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से माइनस करके दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे बैड डेट्स की एंट्री हमने की थी सेम वैसे ही करनी है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये फिगर लेनी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में, ये मैंने लिखा नहीं है, बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में डेटर्स होंगे उसकी वैल्यू से इसे डिडक्ट करना है। अब इसका सीक्वेंस ऐसे है कि अगर आपके प्रॉब्लम में बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों दिया हुआ है तो पहले आप घटाइएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स घटाने के बाद मान लीजिए डेटर्स आपके थे 10,000, अब बैड डेट्स थे आपके 500 रुपए। अब आपके जो बैड डेट्स घटाने के बाद ये फिगर कितनी हो गई, 9,500 रुपए। अब आपको कहा गया है कि 5% हमको प्रोविजन क्रिएट करना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, तो लेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बीडी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमको 5% क्रिएट करना है। तो ये 5% आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस 10,000 पे? नहीं, इस 10,000 पे नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि बैड डेट्स आपने लेस कर दिए हैं 500 के, ये तो पैसे आपके डूब ही चुके। तो हमारे न्यू डेटर्स कितने हो गए, ये हमारी रिवाइज्ड डेटर्स की फिगर है आफ्टर बैड डेट्स को कंसीडर करने के बाद, ये हमारी नई डेटर्स की फिगर आई है। तो इस पे 5% कैलकुलेट होगा 9,500 पे। तो 9,500 पे 5% होता है 475 रुपए। तो 475 रुपए आपके प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होंगे, ना कि 10,000 पे 5% जो कि 500 रुपए होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेटर्स के बाद सीक्वेंस ऐसा होगा कि पहले आपको बैड डेट्स लेस करने होंगे अगर सवाल में हो तो, उसके बाद जो फिगर आएगी उस पे से आपको लेस करना होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और यही 475 रुपए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में फिर लिख देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स याद रखिएगा, हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करके इसको करते हैं। यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे डेटर्स का इतना, एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतने % पैसे जो है वो डूब सकते हैं, तो उसके लिए हम एक लॉस की बुकिंग करते हैं जिसका इफेक्ट मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही सिमिलर है पिछले पॉइंट से। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है रिजर्व ऑब्लिक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, ये पॉइंट समझने के लिए आपको कैश डिस्काउंट की कॉन्सेप्ट होनी बहुत जरूरी है। कैश डिस्काउंट के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखी है कि कैश डिस्काउंट क्या होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसके बारे में तो आप वो वीडियो जाके अभी देख लीजिए। बाकियों के लिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूं कि कैश डिस्काउंट वो होता है जो हम अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं अगर वो एक टाइम लिमिट के अंदर हमें पैसे दे दें। मतलब फिक्स्ड टाइम लिमिट होती है, इस फिक्स टाइम लिमिट के अंदर अगर हमारे डेटर्स हमको पैसे दे देता है तो हम 2% या 3% कुछ उनको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये डिस्काउंट तो एक तरफ से हमारे लिए एक लॉस ही हुआ, और आपको ये भी नहीं पता है कि कितने लोग, कितने डेटर्स आपके टाइम पे पैसा दे देंगे। आप जब 31 मार्च को, हम अपनी अकाउंट्स कब तक के लिए बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च मान लो, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ये टाइमलाइन हम हर एडजस्टमेंट के केस में बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी चलिए बना लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब ये 31 मार्च के डेट में आपकी यहाँ पर जो डेटर्स है, इस पॉइंट पे आपकी जो डेटर्स है उसकी जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि इतने पैसे आपको अभी भी इन लोगों से मिलने हैं, आपके डेटर्स से। इन्होंने आपसे उधार में सामान खरीदा है और इनसे आपको पैसे मिलने हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इस फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आपको पैसे दे दें और आपसे ये डिस्काउंट जो है वो एंजॉय कर जाएं। मान लीजिए कि इस डेटर्स के अंदर कोई एक डेटर है जिसने आपसे 1,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा था और उसे 1,000 रुपए देने थे, और आपने इसको कहा था कि अगर तुम 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल मान लीजिए 31 मार्च 2017 है, तो अगर तुम 30 अप्रैल 2017 तक मुझे पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा। और इस बंदे ने आपको इस डेट के अंदर पैसे दे दिए, मान लीजिए कि 28/4/2017 को ही पैसे दे दिए, तो आपको इसे कितने डिस्काउंट देने पड़ेंगे, 2% देने पड़ेंगे 1,000 रुपए पे, मतलब 20 रुपए।
₹20 आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आपको 1000 की जगह 980 रुपए ही सिर्फ इस डेटर से मिलेंगे। तो ऐसे तो और भी बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं। तो ये भी एक तरह का लॉस हो गया, ये 20 रुपए का, जो हमने कुछ कुछ एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा कुछ लॉस हमारा हो सकता है। लॉस मतलब डिस्काउंट देना पड़ सकता है, हमें पूरे पैसे हो सकता है ना मिले, डेटर्स हमें टाइम पे पैसे देकर हमसे डिस्काउंट एंजॉय करके ले जाएं। तो ये जो खर्चा हमारा हो गया, ये जो 20 रुपया हमारा हो गया, इसकी भी करंट अकाउंटिंग पीरियड में एक प्रोविजन, या जिसे कहते हैं कि हम एक लॉस बुकिंग ले लेते हैं, सेम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के आधार पर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के जैसा ही है, बस यहाँ पर बैड डेट्स की डिस्कशन नहीं हो रही है, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की डिस्कशन हो रही है कि हमने अगर डेटर्स को कुछ डिस्काउंट दिया फ्यूचर में, हमें अगर देना पड़ गया, या डेटर हो सकता है कि जब पैसे देते टाइम आपसे बार्गेनिंग करने लगा कि भैया 1000 मत लो, 1000 मत लो, 10 रुपए 20 रुपए छोड़ दो भैया, 980 रुपए ही ले लो, ऐसा करते हैं बहुत लोग। तो ये हमारा एक फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके लिए हम एक एस्टिमेटेड बुकिंग ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि 2% आपको लेने के लिए कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप डेटर्स की वैल्यू पे 2% कैलकुलेट करेंगे और उसे आप दो इफेक्ट डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसे प्लॉट करेंगे और दो बैलेंस शीट में आप इसे एसेट साइड में डेटर से घटा कर दिखाएंगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, और इसका सीक्वेंस क्या होगा, पिछले स्लाइड में देखिए हमने किया था कि सबसे पहले हमने डेटर्स को लिखा था, उससे बैड डेट्स घटाए थे, उसके बाद रिवाइज डेटर्स आई थी, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाए थे। तो ये घटाने के बाद हमारा आ रहा था 9025 रुपए। अब 9025 रुपए पे आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है आपको 2% करनी है। जो भी फिगर आएगी 9025 की 2%, उसे आपको यहाँ पे लिखना है और फिर लास्ट में फाइनल बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में लिखनी है। तो सीक्वेंस ऐसा होगा, सबसे पहले आप एक नंबर पे बैड डेट्स घटाएंगे, फिर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाएंगे और तीसरे नंबर पे आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो घटाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% 10,000 पे कैलकुलेट कर लिया, फिर घटा लिया, फिर बैड डेट्स, फिर नहीं, आपको ये सीक्वेंस जो है वो मेंटेन करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद की डिस्कशन हम अपने आने वाले वीडियोज में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, आपके सवाल या सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।